हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे। यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बिहार राज्य में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए बना रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग तकरीबन पिछले 6 महीने से ई शिक्षा कोर्स पे अपना अटेंडेंस बना रहे हैं। तो ई शिक्षा कोर्स पर ही अब ट्रांसफ़र भी होना शुरू होगा। मतलब कि हम लोगों को जो आवेदन करना है ट्रांसफ़र के लिए वह कल ही से प्रारंभ हो रहा है। मतलब कि 7 नवंबर से, कल से आवेदन प्रारंभ होगा और हम लोग 22 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। 7 नवंबर कल से लेकर 22 नवंबर तक स्थानांतरण के लिए हम लोग आवेदन कर सकेंगे और वह आवेदन ई शिक्षा कोर्स पर हम लोगों को करना है जहां हम लोग अटेंडेंस बना रहे हैं। तो अब देखिए, ट्रांसफ़र में कौन कौन लोग शामिल होंगे। सभी प्रकार के शिक्षक इसमें शामिल हो सकते हैं, चाहे वो 1994 बैच के बीपीएससी शिक्षक हों, पुराने वाले नियमित शिक्षक। 1996 में भी बीपीएससी वाले शिक्षक थे, वही जो नियमित हैं। कुछ लोग 1999 में भी आए थे नियमित शिक्षक बीपीएससी वाले। तो ये सभी शिक्षक इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है, इनकी संख्या अभी 1,87,000 के आसपास है। ये शिक्षक भी आवेदन करेंगे और बीपीएससी से टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले शिक्षक भी आवेदन करेंगे। इसमें सभी शिक्षक शामिल होंगे। कौन कौन होंगे? नियमित शिक्षक भी शामिल होंगे, नियमित शिक्षक भी शामिल होंगे स्थानांतरण में। नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर लिया है, मतलब अब ये विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं। विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, ये भी आवेदन करेंगे। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले लोग भी आवेदन करेंगे। आइए समझते हैं इसको अच्छे से। अब यहां देखना है हम लोगों को कि नियमित शिक्षक जो बीपीएससी से आए हैं, इनके पास विकल्प है कि यह आवेदन नहीं भी कर सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 1 और 2 वाले शिक्षकों के पास भी विकल्प है कि वे आवेदन नहीं भी कर सकते हैं ट्रांसफर का। अगर वो अभी जो पदस्थापित उनका विद्यालय है या जिला है जहां से वो खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो उन्हें आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवेदन करने का कोई बंधन नहीं है। लेकिन नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो गए हैं और ये विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, इन्हें आवेदन करना आवश्यक है। अगर ये लोग आवेदन नहीं करेंगे तो सरकार इनका खुद ट्रांसफ़र कर देगी, यह मानते हुए कि जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं, जिस जिले में आप हैं, उसी जिले को गृह जिला समझा जाएगा और फिर आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आइए कुछ मुख्य बात को हम समझते हैं। ट्रांसफ़र से संबंधित जो कुछ मुख्य बातें हैं वो हम समझेंगे। सबसे पहली बात कि हम आवेदन कहाँ से करेंगे। तो आवेदन हम लोग करेंगे ई शिक्षा कोष से। ई शिक्षा कोष, जहां से हम लोग अटेंडेंस बना रहे हैं। इसी शिक्षा कोर्स पर हम लोग अटेंडेंस बना रहे हैं और इसी से आपको आवेदन करना है। हम लोग गूगल से इसको, गूगल में जाकर हम लोग गूगल क्रोम में हम लोग इसको खोलेंगे इस शिक्षा कोर्स को और उसके बाद अपने हमारा जो टीचर आईडी है, टीचर आईडी
एंड पासवर्ड से हम लोग आवेदन करेंगे। हम लोग गूगल क्रोम में जाकर ई शिक्षा कोष खोलेंगे। उसके बाद हम लोग अपना टीचर आईडी जो आपको मिला है, अटेंडेंस बनाते हैं हम लोग, वो टीचर आईडी और पासवर्ड हम लोग करके लॉगिन करेंगे। उसके बाद लॉगिन करने के बाद हम आवेदन करेंगे। अब समझना है कि जब ये हम लोग कब से कब तक कर सकते हैं? कल से, मतलब कि 7/11/2024 से लेकर 22/11/2024 तक आवेदन हम कर सकते हैं। मुख्य बातें हैं ये सब, ध्यान रखिएगा। कल मतलब 7 तारीख से लेकर 22 तारीख तक हम लोग आवेदन कर सकते हैं। 22 नवंबर अंतिम तिथि है, तो अंतिम तिथि का इंतजार हम लोग नहीं करेंगे। पहले ही हम लोग आज ही हम कहेंगे कि हम लोग सबसे पहले जिन लोगों को पंचायत चुनना है, मतलब जो महिला शिक्षिका हमारी हैं बहनें, वो पंचायत चुन लें, अपने हिसाब से चुन के कहीं कागज़ में नोट कर लें। जो पुरुष शिक्षक हैं अनुमंडल चुन के रख लें। सभी पेन पेपर को आप रेडी रखिए। अब कल से आवेदन शुरू होगा। 1-2 दिन 3 दिन में आवेदन को हम लोग, इसका अंतिम तिथि का इंतज़ार हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग जल्दी जल्दी आवेदन शुरू कर देंगे। अब देखिए, जैसे ही हम लोग अपने टीचर आईडी से और पासवर्ड से ई शिक्षा कोष को लॉगिन करेंगे तो एक ओटीपी आएगा। मोबाइल अपने पास में ज़रूर रखिएगा। जिस समय जो मोबाइल नंबर आपका मतलब रजिस्टर्ड है ई शिक्षा कोष पर, वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको एक ओटीपी आएगा। और वो ओटीपी आपको ई शिक्षा कोष पे जैसे ही आप ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के लिए क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी आएगा। आप ओटीपी को जब उसमें फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे तो आगे वो पूरा एप्लीकेशन खुलेगा। सबसे पहले आपको आपका जो तत्काल जहां आप पदस्थापित हैं वह विद्यालय का नाम, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, ये सारा चीज़ आपको दिखाएगा। अगर इस सूचना में कोई त्रुटि है, आपको लग रहा है कि भाई मैं जिस ज़िले में हूँ वो ज़िला नहीं दे रहा है, या वो ब्लॉक नहीं दे रहा है, वो प्रखंड नहीं दे रहा है, जो भी है, अनुमंडल नहीं दे रहा है, आप इसकी सूचना तुरंत जिला शिक्षा कार्यालय में जाकर जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय अथवा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय स्थापना को दीजिए। और वहाँ से अपना जो डिटेल्स आपको दिखा रहा है उसमें तुरंत सुधार करवाइए, क्योंकि इसी आपके सूचना से आगे का आपका ट्रांसफ़र होने वाला है। अब देखिए क्या करना है, तो अब आपको सूचना उसमें दिखाने लगेगा। एक चीज़ और है, जैसे ही आप उसमें जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे टीचर ट्रांसफ़र वाले में, तो आपसे पूछेगा अगर आप TRE 1 वाले शिक्षक हैं या 2 वाले शिक्षक हैं, या वो आप नियमित शिक्षक हैं। विशिष्ट शिक्षक से यह नहीं पूछेगा, क्योंकि आप जैसे ही उसको खोलेंगे तो उसको पता होगा कि आप कौन से शिक्षक हैं। तो ये आपसे ये पूछेगा कि क्या आप स्थानांतरण चाहते हैं? हाँ, तो आगे खुलेगा वो, फिर आगे का प्रक्रिया बढ़ेगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं, उसमें आपने फिलअप कर दिया नहीं, तो फिर बस सबमिट करके हट जाना है, आपसे आगे कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन जब आप ट्रांसफ़र चाहते हैं और आप हाँ कह रहे हैं, तो फिर आगे की प्रक्रिया में आपको आगे बढ़ना होगा। आइए, अब क्या करना है इसमें हम लोगों को, तो कुछ चीज़ को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो विकल्प मिल रहा है हम लोगों को, उसमें यह है कि जो असाध्य रोग से पीड़ित पुरुष शिक्षक हैं, जो मानसिक रूप से भी कुछ बीमार हो गए हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, तो वैसे शिक्षकों को भी 10 पंचायत चुनने का विकल्प मिलेगा। लेकिन सिविल सर्जन से आपको अपने असाध्य रोग से बीमार होने का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। ठीक है। दूसरी चीज, वैसे पुरुष शिक्षक जिनकी पत्नी भी सरकारी सेवा में है, शिक्षिका हैं अथवा किसी भी सरकारी सेवा में पदस्थापित हैं कहीं, तो नज़दीक के पंचायत में अथवा जिले में जाने की सुविधा आपको मिल सकती है। लेकिन वैसे पुरुष शिक्षक जिनकी ना तो पत्नी नौकरी में है और न ही वो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, तो उन्हें 10 अनुमंडल चुनने का विकल्प दिया जा रहा है।
हम सबको 10 अनुमंडल चुनना है। कम से कम 3 अनुमंडल हम लोग चुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 अनुमंडल। तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप 10 अनुमंडल ही चुन दें, 3 अनुमंडल पर नहीं छोड़ना है। इसलिए कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप 3 अनुमंडल चुनेंगे और ये तीनों अनुमंडल में रिक्ति के आधार पर अथवा जो भी उनका क्राइटेरिया आपको एज वगैरह को लेकर भी है, उसके आधार पर अगर ये तीनों अनुमंडल में आपकी पदस्थापना नहीं हो पाती है तो सरकार अपने मन से, अपने सुविधा के अनुसार आपको किसी भी दूसरे अनुमंडल में भेज देगी। वैसे में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो हम लोग 10 अनुमंडल का विकल्प चुनेंगे। 1 से लेकर 10 तक अनुमंडल हम देंगे। कम से कम 3 अनुमंडल का जो विकल्प सरकार ने दिया है उस पर ध्यान नहीं देना है। 10 अनुमंडल का पूरा विकल्प हम लोगों को देना है। अब देखिए, जो महिला हाँ, मैं एक चीज और कह रहा था कि अगर किसी पुरुष शिक्षक की पत्नी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो उन्हें भी अपने नियंत्री पदाधिकारी से जो पे स्लिप उनको मिलता है, सैलरी स्लिप जो मिलता है, उसे भी अपलोड करना होगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि आपकी पत्नी कहीं जहां भी कार्यरत है, यह स्पष्ट हो जाएगा। यही नियम ये महिलाओं के लिए भी है, लेकिन महिलाओं को 10 पंचायत ही चुनना है और असाध्य रोग से जो पीड़ित शिक्षक हैं वो भी 10 अनुमंडल ही 10 पंचायत ही चुनेंगे। उनको 10 पंचायत चुनने की स्वतंत्रता मिली है। अब देखिए, इसमें समझना है कि पुरुष शिक्षक 10 अनुमंडल और असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षक 10 पंचायत, महिला शिक्षिकाएं 10 पंचायत भरेंगी। अब ये क्लियर हो गया। अब यहां समझना क्या है हम लोगों को कि हम जो पंचायत दे रहे हैं, जो अनुमंडल दे रहे हैं, इसमें अब ये सरकार कह रही है कि 10 अनुमंडल में, या जो महिला शिक्षिका 10 पंचायत फिलअप कर रही हैं, अगर किसी कारणवश ये 10 अनुमंडल भी आपको नहीं मिल पाया तो आपने जो पहला विकल्प चुना है उसके अगल बगल के पंचायत में आपका पदस्थापना किया जाएगा। अब थोड़ा सा इसको देखना है। तो हम लोग सोच समझकर 10 अनुमंडल अथवा 10 पंचायत, जिनको जैसे जो जहां सूट कर रहे हैं, हम लोग सोच समझकर 10 पंचायत और 10 अनुमंडल भर देंगे। अब यहां एक चीज हम लोग को देखना है कि अंतिम में भी जब हम पूरा फॉर्म को भरेंगे, उसमें आपको विकल्प वाइज मिलेगा कि जिला में आप सेलेक्ट करेंगे अनुमंडल, पंचायत वाले जिला के बाद अनुमंडल के बाद उनका प्रखंड के बाद उनका पंचायत, इस तरह से वो सेलेक्ट करते जाएंगे। हम लोग को जो अनुमंडल चुनना है उसमें सीधे हम लोग जिला और फिर अनुमंडल, जिला और फिर अनुमंडल, इस तरह से हम लोग चुनते रहेंगे। तो ये हम लोग का पूरा प्रक्रिया है ये फॉर्म फिलअप करने का। अंतिम में जब आप उसको सबमिट करेंगे तो फिर एक OTP आएगा फाइनल सबमिशन के टाइम में। फाइनल सबमिशन के टाइम में हम लोग OTP को फिर से फिलअप करेंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद ये फाइनल सबमिशन हो गया। इसका एक प्रति प्रिंट करके रखना अति आवश्यक है। हम लोग एक प्रति प्रिंट करके रख लेंगे सुरक्षित फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, ये बहुत आवश्यक है। सरकार जो अभी तक कह रही है, या जितनी तेजी से इस पे काम चल रहा है, दिसंबर के तीसरे सप्ताह में ये पदस्थापना का कार्य और स्थानांतरण का कार्य लगभग पूर्ण हो जाएगा, होने लगेगा। तेजी से काम शुरू हो रहा है इस पर, बहुत तेजी से काम चल रहा है इस पर। हम लोग जनवरी के पहले सप्ताह में ही नए विद्यालय में योगदान देंगे और 2025 के जनवरी का वेतन हम लोगों को नए विद्यालय से प्राप्त होगा। तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। हम लोग सभी लोग कल ही से आवेदन शुरू कर देंगे। इसके लिए आज ही हम लोग, जिनको पंचायत चुनना है वो पंचायत का लिस्ट बना लें, जिनको अनुमंडल चुनना है अनुमंडल का लिस्ट तैयार कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए। कल से आवेदन शुरू हो जाएगा। मैं फिर जब आवेदन शुरू होने लगेगा तो मैं एक बार फिर से एक चैनल, इसी चैनल पर मैं एक पूरा वीडियो बनाकर लाइव मैं उसका ये करूँगा और मैं उसमें ऑप्शन में जाकर, उस ऐप में जाकर भी मैं उसका एक वीडियो बनाकर बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगा। बहुत आसानी से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, इसमें कोई गलती नहीं करनी है और बहुत अच्छे से इस फॉर्म को फिलअप करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और शिक्षकों के लिए
मैं डेडिकेटेड होकर एक एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं बनाऊंगा, आपको हर तरह का सूचना, हर तरह का मैसेज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूँगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।